सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है मैकफी क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था आपको कि हम लोग आज की क्लास में कूलम्स लॉ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और जो पिछली क्लास हुई, लास्ट क्लास हुई, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल मैकफी क्लासेस को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है आपको पता चल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि 12th क्लास का, फर्स्ट ईयर का, 9th हाई स्कूल का वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ। तो बच्चों, कूलम ने क्या बताया? कूलम ने बताया कि इफ टू चार्जेस, रादर पॉइंट चार्जेस, आर प्लेस्ड, अभी क्लियर करते हैं बेटा, पॉइंट चार्ज को भी, आर प्लेस्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस, then a force starts acting between them. Starts acting between them and this force is देखो बेटा, कूलम ने क्या बताया कि दो फाइनाइट चार्जेस हैं। ठीक है, दो चार्जेस हैं, सॉरी फाइनाइट नहीं, पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, प्लस Q1 और प्लस Q2। ठीक है, ये कुछ फाइनाइट डिस्टेंस R पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो कूलम ने कहा कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, Q2 Q1 के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, ये फोर्स कैसे अट्रैक्टिव हैं या रिपल्सिव हैं, ये इनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं दोनों ही को प्लस ले रहा हूँ या दोनों को ही माइनस ले रहा हूँ, सेम नेचर का दिखा रहा हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये रिपल्सिव हो जाएगा। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, और अगर मैं अपोजिट नेचर के ले लेता हूँ तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत ही क्लियरली पता भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दिस फोर्स इज, बेटा पहला पॉइंट इसमें बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लें। ठीक है, तो बेटा क्या बताया कि जो भी फोर्स लगने वाला है वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के प्रोडक्ट के। ठीक है, इसके बाद बात आती है दूसरे पॉइंट की। तो इसमें इन्होंने बताया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन बना के कैसे लिख सकते हैं? F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो आप लोग इतना नोट करें, इसको रब करके फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग इतना नोट कर लें। तो पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिला बेटा? हमें मिला था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक है बेटा, हम बचपन से सीखते हुए आए हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है तो इसको हटाते हैं और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेकर आते हैं और यहाँ पर हम उसे कह देंगे K। ठीक है, और जब कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, तो हमें पता चला कि इस K की जो वैल्यू है वो वह 1/4πε है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग
1/4π से के को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर स्क्वायर। ठीक है, के का अगर यूनिट कोई पूछता है आपसे तो के का यूनिट आप दे सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपसे कोई एप्साइलन के बारे में पूछ रहा है, एप्साइलन का भी दे सकते हो यूनिट, क्या दे सकते हो, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे अगली हेडिंग में, जिसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब बेटा बात आती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, तो देखें क्या होती है। एक्चुअली ये है क्या बेटा, ये है क्या, ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जो कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को डिसाइड करती है कि वो ज़्यादा लगेगा, वो कम लगेगा, वो फोर्स कितना लगेगा, किसी भी नेचर का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, वो ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, कौन डिसाइड करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मीन्स एप्सिलॉन। तो यार हम इसको लिख भी लेते हैं, प्रॉपर्टी दैट डिसाइड्स, या डिटरमाइन भी लिख सकते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस kept at some distance in that medium, in that medium, उस मीडियम का एप्सिलॉन कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, दैट मीडियम। ठीक है, सो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो वाटर का, मान लीजिए अगर हम लोगों का जो सिस्टम है Q1 Q2 एयर में रखा है r दूरी पर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट। एयर में जब भी हम लोग चार्ज रखेंगे हमेशा हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से फोर्स इन एयर लिख देता हूँ, एफ एयर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इस सिस्टम को वाटर में रख देता हूँ तो ये वैल्यू एयर में रखे हुए फोर्स की 1/80 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर फोर्स इन एयर इज मैक्सिमम, ये याद रखेंगे, फोर्स इन एयर इज मैक्सिमम। ठीक है बेटा, एयर में फोर्स जो है मैक्सिमम लगती है। ठीक है, तो हमने लिखा है एफ इन एयर इज मैक्सिमम, सो एप्सिलॉन ऑफ एयर इज मिनिमम। इसको हम लोग अगली हेडिंग में सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कर लें और फिर हम लोग अगली हेडिंग शुरू करते हैं। आप लोग इतना नोट कर लें और नेक्स्ट हेडिंग को लेकर चलते हैं, जो कि है रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा परमिटिविटी से आप लोग क्या समझे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से क्या समझे कि ऐसी प्रॉपर्टी जो डिफाइन करती है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को, कि वो ज़्यादा लगने वाला है, वो कम लगने वाला है। मीडियम डिसाइड करता है कि वो फोर्स ज़्यादा लगेगा या फोर्स कम लगेगा। एयर में मैक्सिमम फोर्स लगता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों की जो हेडिंग है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन एयर टू द
force between these 2 point charges in any other medium if kept at some finite distance, some finite distance, ठीक है। सो हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डोनोट करते हैं, ठीक है बेटा, एप्सिलॉन आर से इसे डोनेट करते हैं। और ये रेशियो है कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस विच इज केप्ट इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विच इज केप्ट इन सम अदर मीडियम, ठीक है। हमें यहाँ से सीधे सीधे एप्सिलॉन आर के लिए फॉर्मूला मिल जाता है, क्या मिल जाता है, एफ नॉट अपॉन एफ एम। एफ नॉट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर एंड एफ एम इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट इन सम अदर मीडियम। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ नॉट को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमको देखने को मिल रहा है बेटा कि यहाँ से ये सब कुछ कट सकता है एक्सेप्ट कि आप एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम को काटें, बाकी सब कट जाएगा। सो हमारा फॉर्मूला यहाँ से बनकर आएगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस टॉपिक के ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले सारी की सारी थ्योरी खत्म कर ले रहे हैं, डेरिवेशन खत्म कर लें, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर चलेंगे। ठीक है। सो हियर इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड परमिटिविटी, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लें फटाक से। सो आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो सबसे अच्छी हेडिंग कहेंगे, अच्छी इन द सेंस की डेरिवेशन है छोटा सा, ठीक है, वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अब हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सीखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बेटा फिगर बहुत ध्यान से देखेंगे, फिगर बहुत ध्यान से देखेंगे, और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। चार्जेस में जब भी बोलूँ आप समझिएगा पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज मतलब जो बहुत छोटे हैं, ठीक है। छोटे का सेंस यहाँ पर ये है कि ये किसी के रिस्पेक्ट में बहुत छोटे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पॉइंट इस ब्लैक बोर्ड के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, और अगर हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहें तो ये बड़ा है, ठीक है। तो छोटा या बड़ा ये एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, तो ये रिपल करेगा, ठीक है, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, रिपेल ही करेंगे। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ठीक है, इसको हम लोग F21 लिख सकते हैं। और Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा, और ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है उसको हम लोग मॉड R ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, जब हम लोग Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं, जब हम लोग Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं, तो फाइनल पोजीशन क्या हुई, Q2, ठीक है। और इसको अगर हम पोजीशन वेक्टर R2 कह दें, और इसको हम पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर कह दें, ठीक है। सो अगर हम लोग Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं, सो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। और अगर हम लोग Q2 से Q1 की ओर जा रहे हैं, सो यही चीज़ आ जाएगी R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। एक्चुअल में ये तीनों चीज़ें बराबर होंगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, वेक्टर R1 माइनस R2 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल्स टू मॉड्यूलस R, ठीक है। ये अगर इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करें, ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि यार दूरी थोड़ी ना बदलने वाली है इनके बीच की, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू
चार्ज 2। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा प्लीज़, ठीक है। और इसको मैं लिख दूंगा F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन, जब हम लोग F12 लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। और साथ में ही इसका होल ऑफ स्क्वायर ऑफ कोर्स, साथ में ही R12 या इसे भी आप लोग यही लिख लें R1 माइनस R2 का कैप, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम निकालना चाहें फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, तो इसे लिखा जा सकता है F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। इतना उतारें। सो इसका कैप कर लें, ठीक है। अच्छा देखिए बेटा, जब हम लोग फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कह रहे थे तो हमारी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या थी? अगर हम Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं तो इनिशियल पोजीशन हमारी R2 हो गई और फाइनल पोजीशन हमारी R1 हो गई। तो हमने इसके लिए यहाँ पर R1 माइनस R2 यूज़ करा है। और जब हम लोग Q2 पर फोर्स की बात कर रहे हैं Q1 के कारण, तो हमारी इनिशियल पोजीशन Q1 हो गई। सो यहाँ पर हमने फिर से क्या करा है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स R2 माइनस R1 का वेक्टर रखा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को रखते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ होती है बेटा, आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा है, ये होता है यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर। इसको मैं ऊपर समझा दूँ, ए कैप से इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। सो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, F12 वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें सो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। सो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मैं साथ ही साथ लिखे दे रहा हूँ इसके इम्प्लाइज करके, आप लोग अगली लाइन में से लिखना। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की पावर 3, समझ में आना चाहिए सभी को, इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। सेम यही चीज़ हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करेंगे बेटा, यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे ये कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं फिर से एक दफ़ा लाइन से सीधे लिख दूंगा, आप लोग इसे नेक्स्ट लाइन में लिखना, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, सॉरी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है।
ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/4π Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, चलिए अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा ये और ये क्वांटिटी इक्वल है किसके, इसके। ठीक है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इससे हटाकर मॉड्यूलस ऑफ R³ लिख सकते हैं। ठीक है, इसे भी हटाकर क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ R³ लिख सकते हैं। ठीक है, अब दिक्कत सिर्फ इसमें आ रही है और इसमें आ रही है, वो भी एक माइनस की। अगर हम लोग माइनस यहाँ से कॉमन ले लें सो क्या हो जाएगा, ठीक है, F21 वेक्टर बराबर, अगर हम माइनस कॉमन ले लें इससे तो हो जाएगा 1/4π Q1 Q2 अपॉन R का क्यूब या R मॉड का क्यूब, ठीक है, इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लिए। ठीक है, सो ये किसकी वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ F12 माइनस F21 वेक्टर। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना होता है कूलम के वेक्टर फॉर्म में, जो कि हमने प्रूफ कर लिया है। आप लोग इसे उतार लें। हमने यहाँ सीखा जो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 है, ये बराबर है निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। सो हम देख रहे हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, अपोजिट जस्ट बिकॉज माइनस साइन के कारण। सो हम लोग यह कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, अगली बात हम एक और कह सकते हैं कि द फोर्स एक्ट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस, hence its central force, ठीक है, which acts along a line, any force which acts along a line is called central force, you need to know it। कोई भी फोर्स जो कि एक लाइन के अलॉन्ग लग रही है सेंट्रल फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल था, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्सेस है। ठीक है, सो ये दो जो हैं पॉइंट, ये आपके एप्लीकेशन है या इम्पोर्टेंस है किसकी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ की। ठीक है, सो ये क्या हुआ एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो चार्जेस रखे थे हमारे बीच में Q1 और Q2। ठीक है, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो पहले चार्ज पर दूसरे के कारण जो फोर्स लगा 1/4π Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर इंटू ये डायरेक्शन शो करने के लिए हमने इसको साथ में लगा दिया, क्या, यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, सो अगला चीज़ क्या लिखा हमने कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इसको भी हमने लिखा 1/4π Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ बेटा एक बार फिर से समझ लो, ये कैसे लिखा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर या R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। जब हम लोग फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 देख रहे हैं तो हमारी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो हमारी इनिशियल पोजीशन ये हो गई, फाइनल पोजीशन ये हो गई। सो हम लोगों ने क्या करा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इस केस में ये लिख दिया फाइनल माइनस इनिशियल, और दूसरे केस में इसका जस्ट अपोजिट ये लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए ये फॉर्मूला लिख रखा है, इसको यूज़ कर लिया और हम लोग इस रिलेशन तक पहुंच गए। आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल ना रुक पाए। थैंक यू एंड कीप स्टडी।